मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। चतुर्थ सूत्र महाशास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर मध्यलोक की रचना का वर्णन हम देख रहे हैं और इसमें जम्बूद्वीप और के बाद में धात्की खंड की रचना हम देख रहे हैं। जम्बूद्वीप से दुगने विस्तार वाला लवण समुद्र है और उस लवण समुद्र से दुगना व्यास वाला वो धात्की खंड द्वीप है। जैसी रचनाएं जम्बूद्वीप में है सेम वैसी ही सारी रचनाएं क्षेत्र पर्वत नदियां आदि वो सब धात्की खंड में है। लेकिन जम्बूद्वीप में जितनी रचनाएं हैं उन समस्त रचनाओं से डबल रचनाएं वहां हैं, क्योंकि इस धात्की खंड द्वीप के दो हिस्से हो गए। जम्बूद्वीप तो थाली के समान गोलाकार है और ये धात्की खंड है ये चूड़ी के समान है, चूड़ी के समान आकार वाला है और इसके बीचों बीच दोनों उत्तर और दक्षिण में दोनों साइड दो पर्वत हैं। ईश्वाकार पर्वत उन्हें कहते हैं। ईश्वाकार यानी बाण के आकार के सीधे ऐसे दो पर्वत हैं जिनके कारण ये द्वीप दो भागों में डिवाइड हो गया। एक पोर्शन पूर्व साइड का और एक पोर्शन हो गया पश्चिम साइड का, जिसे बोलते हैं पूर्व धात्की खंड और पश्चिम धात्की खंड। और पूर्व धात्की खंड में एक जम्बूद्वीप के जैसी सारी रचनाएं और पश्चिम धात्की खंड में भी एक जम्बूद्वीप के जैसी सारी रचनाएं, तो वो सारी रचनाएं डबल हो गई, यानी 12 कुलाचल, 14 क्षेत्र, 28 महानदियां, ऐसे करके सारी रचनाएं डबल संख्या में नंबर उनका डबल हुआ है। लेकिन जो उनका क्षेत्रफल आएगा, जो उनका एरिया है, वो एरिया तो और अलग ही बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि जम्बूद्वीप से धात्की खंड कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। जम्बूद्वीप से धात्की खंड 144 गुना बड़ा है। जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल कल मैंने लिखवाया था आप लोगों को। जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल किसी ने मल्टीप्लाई किया 144 से, उसको 790,56,94,150। इसको 144 से गुना करना है तो कैलकुलेटर तो आपके हाथ खड़ा कर देगा, वो तो मना कर देगा हमसे नहीं होगा, तो आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिर आपको लेकिन निकाल के खुद को देखना है, मैच करना है कि अपना आंसर, क्योंकि कैलकुलेटर में आएगा नहीं, आप कोशिश करोगे तो आएगा नहीं कैलकुलेटर में। तो ये जो कल हमने लिखा था 790,56,94,150 को गुना करना है 144 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 11 खरब 38 अरब 41 लाख 99,000 99,57,000 और 661 योजन अप्रोक्सीमेट। ये इतना इसका आंसर आएगा, तो हाथ से ही करना पड़ेगा अपने को।
कैलकुलेटर में आएगा कुछ इतना इतना आगे, ये संख्या आपको सेम सी दिख जाएगी, पूरा एंड तक नहीं आ पाएगा उसमें। मीनू दी ने किया है, यही आया है। हाँ ईशा कुछ पूछना है? अभी पूछने के लिए मैं अभी नहीं चालू करूंगी। अभी समझ नहीं आ रहा, फिर मैं एक बार चालू करते ही सबका चालू हो जाता है, फिर वो मुश्किल हो जाता है सबको कंट्रोल करना। इसलिए देखिए ये क्या है, ये धात की खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब उसका एरिया, इतना बड़ा धात की खंड है। तो अभी हमारे यहाँ भरत क्षेत्र 526 सही 6/19 योजन, तो वो उसका व्यास था भरत क्षेत्र का। अब वहां उतना व्यास नहीं होगा, वहां कुछ अलग है, वो सारी संख्याएं हैं। लेकिन अब मैं आपको ज्यादा संख्याएं बता नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ तो आप लिखने लग जाते हैं और फिर वो कंफ्यूजन होगा। इसलिए अपन को केवल जम्बूद्वीप की संख्याएं, जो क्षेत्रफल है कुछ 2-3 चीजों के, वो याद रखने हैं। बाकी इतना दिमाग में रखना है कि वहां की सारी रचनाएं डबल हैं, और इतना हमको भाव ख्याल में आ जाए कि उनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होगा। फिर कभी हम जब दोबारा पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं एक बार पढ़ते हमको सब चीजें याद हो जाएंगी या पूरा। अब इसको आप दोबारा कभी किसी और से, कहीं खुद से या और किसी के माध्यम से फिर पढ़ेंगे तो और कुछ बातें नई आएंगी और फिर कुछ और ज्यादा समझ में आएगा। ये चीजें एक बार में ना तो रटी जाती हैं ना याद होती हैं, और बार बार में पढ़ने पर और इसमें समझ लीजिए विशेषता आती है। इसलिए अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो अभी इतना ही ठीक है। फिर एक ही बार में अपन ज्यादा संख्याएं उसमें उलझ जाएंगे तो चक्कर हो जाएगा बहुत। तो ये भी कोई याद करने की जरूरत नहीं, आप लिख के रख लें बस, खाली अगर लिखना चाहते हैं तो। ऐसा याद करने की ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हमको आइडिया लगे कि कितना बड़ा है। देखिए मेरे पास आज शीट बहुत बड़ी नहीं थी, मैंने ट्राई किया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरी शीट छोटी पड़ गई। मैंने नाप के किया था, आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने पेंसिल से किया था। ये देखिए, ये मैंने कंपास में 0.5 सेंटीमीटर का लिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का जम्बूद्वीप बनाना था। दिख रहा है थोड़ा बहुत? तो 1 सेंटीमीटर के लिए कंपास में अपने को आधा सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा, तब वो 1 सेंटीमीटर का बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर का ये जम्बूद्वीप बनाया, यानी सेंटर से रखा, उसको नापा 0.5 कंपास में, और फिर ये सर्किल बनाया। फिर इसके बाद में यहाँ अपने को लेना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में 0.5 और प्लस कर दिया तो 2.5 का लिया यहाँ सेंटर से। फिर ये बनाया है लवण समुद्र, और फिर ये 4 लेना था तो ये 6.5 का किया। ये इतना, ये धात की खंड है ये वाला। वो मेरे को टाइम भी नहीं मिला, मैं उसको थोड़ा डार्क करती, लेकिन वो अभी भी किया था मैंने थोड़ा ट्राई। और फिर ये कालोदधी समुद्र, इसको और बड़ा किया। अब इसके बाद में पुष्कर, जो आधा पुष्कर द्वीप बनाना था, तो वो मुझे लगा इसमें बन जाएगा, लेकिन ये छोटी रह गई। ये इस तरफ का तो बना है, और वो कंपास भी छोटा पड़ गया। वो मेरे को हाथ से ही स्केल से नाप के, मैंने कंपास इतना बड़ा फैला ही नहीं, तो वो हाथ से ही करना पड़ा। यानी अपने को ये क्यों किया है कि अपने को ख्याल में आया कि हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो कितना बड़ा जा रहा है केवल 2.5 द्वीप बनाने में, और वो 1 लाख योजन का है, तो 2.5 द्वीप पूरा 45 लाख योजन का होगा। हम नापेंगे उसको भी, वो पूरा 45 लाख। कितना बड़ा है 2.5 द्वीप ही, और ऐसा मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र, और दुगने दुगने विस्तार वाले, एक द्वीप से दूसरा समुद्र, दूसरे समुद्र से दूसरा द्वीप, कितना बड़ा, कितने सारे असंख्यात द्वीप और समुद्र इसमें होते हैं। अब ये जो कल जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये देखिए इसमें बीच में लाइन भी है, तो ये बिल्कुल इसको अपन फोल्ड कर देंगे, तो ये आधा इधर पोर्शन बन रहा है सेम, और आधा इधर पोर्शन बन रहा है। ज्यादा लाइट है काफी, आपको पता नहीं अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा दोनों डबल रचनाएं इस तरह से उसमें होती हैं। तो रचनाएं आप लोगों को मेरे ख्याल से ख्याल में हैं। दोबारा से कल थोड़ी बहुत और वापस से रिमाइंड हो गया होगा, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं क्या क्या रचनाएं हैं। स्क्रीन पे आपका आ रहा है चित्र। देखिए ये धात की खंड हमको देखना है,
तो जैसे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में बीचों बीच ये विदेह क्षेत्र है और विदेह क्षेत्र में सारी रचनाएं हैं। इसी तरह से यहाँ इस तरफ पश्चिम में सेंटर में भी और पूर्व साइड सेंटर में भी इस तरह से यहाँ विदेह क्षेत्र है। और लेकिन ये विदेह क्षेत्र से यहाँ जम्बू द्वीप में तो एकदम सीधा है, इसमें ऐसा सीधा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें इस तरह से आरे की जैसे ये पर्वत और क्षेत्र हैं और इनका क्षेत्रफल भी और इनकी जो शेप है वो भी कुछ अलग टाइप की आएगी। ये बोलते हैं इसको इनर साइड, यानी अंदर की तरफ, ये लवण समुद्र के पास वाला हिस्सा, यहाँ इसकी चौड़ाई कम है और कालोदधी समुद्र के पास में जो भी पर्वत हैं या जो भी क्षेत्र हैं वहां उनकी चौड़ाई ज्यादा है, क्षेत्रों की चौड़ाई ज्यादा है, पर्वत तो बराबर समान विस्तार वाले ही हैं। ये ऐसा हमको मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो विदेह क्षेत्र है और विदेह क्षेत्र की जो नगरियां बनेगी उन नगरियों की भी आप देखिए तो वो साइज में फर्क पड़ेगा। जो नगरियां इधर कालोदधी समुद्र के पास वाली हैं वो थोड़ा ज्यादा एरिया वाली होंगी, उनका क्षेत्र ज्यादा होगा, और जो नगरियां इस तरफ हैं लवण समुद्र के पास वाली तो उनका एरिया कंपैरेटिवली कम होगा, छोटा होगा। ऐसा ये इसमें धातकी खंड में इस तरह से रचनाओं में फर्क पड़ेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो लोग जम्बू द्वीप की रचना भी भूल गए हों। तो जैसे जम्बू द्वीप में बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, वैसे ही यहाँ धातकी खंड में पूर्व की तरफ विजय मेरु है और पश्चिम की तरफ अचल मेरु है। सुमेरु पर्वत के जैसे ही मेरु पर्वत पूर्व में विजय मेरु, पश्चिम में अचल मेरु, और ये दोनों ही मेरु जमीन से लेके 84,000 योजन की ऊंचाई वाले हैं। 1,000 योजन की इनकी नींव है। और जैसे सुमेरु पर्वत के चारों तरफ ये 4 गज्जन पर्वत हैं इस तरह से अर्धचंद्राकार, वैसे ही यहाँ विजय मेरु के जुड़े हुए 4 गज्जन पर्वत और अचल मेरु से जुड़े हुए भी 4 गज्जन पर्वत हैं। और इन गज्जन, जैसे सुमेरु पर्वत पे 16 अकृत्रिम जिनालय हैं 4 वनों में, वैसे ही इस विजय मेरु पर भी 4 वनों में 16 अकृत्रिम जिनालय हैं और एक एक अकृत्रिम जिनालय गज्जन पर्वतों पर है। और गज्जन पर्वतों के कारण ये जो अर्धचंद्राकार क्षेत्र बन गया है, ये क्षेत्र उत्तर की तरफ वाला उत्तर कुरु और नीचे की तरफ वाला देव कुरु, ये क्षेत्र कहलाते हैं। जम्बू द्वीप में इन क्षेत्रों में उत्तर कुरु में एक जम्बू वृक्ष है और देव कुरु में एक शालमली वृक्ष है। परंतु धातकी खंड में क्या डिफरेंस है? धातकी खंड में उत्तर कुरु में जो वृक्ष है उस वृक्ष का नाम है धातकी वृक्ष। ये अंतर हमको ध्यान रखना है कि जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है, धातकी खंड में धातकी वृक्ष है, और देवकुरु में जो वृक्ष है उसका नाम वही शालमली वृक्ष है। इन वृक्षों पर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय है। फिर विदेह क्षेत्र में एक पूर्व विदेह क्षेत्र है और एक पश्चिम विदेह क्षेत्र है, और इनके बीच में से पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी बहती है, पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी बहती है। और इसके कारण ये विदेह क्षेत्र 4 भागों में बट गया। पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी का उत्तर तट, सीता नदी का दक्षिण तट, पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा का उत्तर तट और सीतोदा का दक्षिण तट। अब इस एक एक पोर्शन में 4 तो है वक्षार पर्वत, जो ऐसे उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में इस तरह से लंबे हैं। 4 वक्षार पर्वत हैं और इन वक्षार पर्वतों के बीच में 3 विभंगा नदियां हैं। तो इस तरह से ये एक जो पार्ट है सीता नदी का उत्तर तट वाला, वो 8 भागों में बट गया, 8 देशों में बट गया। इसी तरह से सीता नदी के दक्षिण तट पर भी 8 देश हो गए, फिर सीतोदा के दक्षिण में भी 8 देश और सीतोदा के उत्तर में भी 8 देश। तो विदेह क्षेत्र में कुल मिलाकर 32 देश इस तरह से हो गए, और एक एक देश में 6-6 खंड, बीच में एक विजयार्ड पर्वत और गंगा और सिंधु नदियां अथवा रक्ता और रक्तोदा नदियां। इनके कारण ये एक एक देश में भी फिर वापस से 6-6 खंड हो गए। तो यहाँ जितने भी वक्षार पर्वत थे, कुल वक्षार पर्वत हो गए 4 एक साइड, 4 दूसरी साइड, 4 तीसरी साइड और 4 चौथी साइड, यानी 16 वक्षार पर्वत, और एक एक वक्षार पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। और जो ये 32 देश बने हैं, इन 32 देशों में एक एक विजयार्ड पर्वत है, उन विजयार्ड पर्वतों पर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय है। और ऐसे के ऐसे विजयार्ड जो भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है,
इनमें भी इस तरह से विजार्ड पर्वत हैं और इन विजार्ड पर्वतों पर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय है। तो इस तरह से कुल 34 विजार्ड संबंधी 34 अकृत्रिम जिनालय। और जो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 महापर्वत हैं, 6 कुलाचल हैं, इन पर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय। तो इस तरह से पूर्व धातकी खंड में ये 78 जिनालय हो गए और ऐसे के ऐसे 78 जिनालय ये पश्चिम धातकी खंड में हो गए। तो धातकी खंड में लेकिन टोटल कितने हैं? तो ये 2 जिनालय और हैं, एक इक्ष्वाकार दक्षिण इक्ष्वाकार में, एक उत्तर इक्ष्वाकार में। तो ये 78 और 78 यानी इसको दुगुना करेंगे और उसमें 2 और प्लस कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे धातकी खंड में? कुल 78 और 78 और फिर उसमें 2 प्लस करेंगे। 78 तो एक साइड पूर्व धातकी खंड में, 78 दूसरी साइड और 2 ईश्वाकार। तो ये हो गए अपने पास में 158 ये धातकी खंड के अकृत्रिम जिनालय। धातकी खंड के अकृत्रिम जिनालय। और जम्बू द्वीप में कितने थे? जम्बू द्वीप में थे केवल 78। अब ऐसी की ऐसी सेम जो रचना है वो सेम रचना है। ये देखना हो किसी को तो देखते रहिए। इसके आगे धातकी खंड के बाद में है कालोदधी समुद्र। धातकी खंड था 4 लाख योजन व्यास वाला और कालोदधी समुद्र है 8 लाख योजन व्यास वाला। यहाँ तो छोटा दिखाया है, वही की चित्र बनता नहीं है, जगह कम पड़ती है, इसलिए समुद्र यहाँ छोटा दिखाया है। लेकिन वास्तव में जितना ये इतना चौड़ा है तो इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक तो समुद्र ही होता और उसके बाहर फिर वापस क्षेत्र बनता। तो ये कालोदधी समुद्र है और इस कालोदधी समुद्र के बाद में ये 8 लाख योजन का है। तो वास्तव में ये क्षेत्र जो है पुष्कर द्वीप, ये पूरा 16 लाख योजन का एक पुष्कर द्वीप है। लेकिन इस द्वीप के बीचों बीच 16 लाख योजन का ये द्वीप है। तो 8 लाख योजन जब चलते हैं इस द्वीप में, 8 लाख योजन की दूरी पे पहुंचने के बाद में ऐसे चूड़ी के ही आकार का गोलाकार पूरा एक गोलाकार पर्वत है। देखिए अभी थोड़ा मैंने छोटा किया है मैप को, अब आपको चारों तरफ से नक्शा दिख रहा होगा। ये चूड़ी के आकार का, जैसे चूड़ी है वैसे ही चूड़ी के आकार का ये रेड कलर का पर्वत जैसा आकार इसमें दिखाया है, ये पर्वत है। ये द्वीप यहाँ इतना दिख रहा है और इतना ही इसके बाहर और है। लेकिन ये जो रचनाएं दिख रही हैं ये केवल इनर साइड में यहाँ अंदर ही हैं, बाहर ये रचनाएं नहीं है। और अपने को अभी 2.5 द्वीप से ही प्रयोजन है, इसलिए बाहर का एरिया बनाया नहीं गया है। तो ये द्वीप को 2 भागों में बांट देता है। ये जो बीच में पर्वत पड़ा है इसके, इसलिए द्वीप देखिए जो धातकी खंड में पर्वत थे वो ऐसे 2 भागों में बांट रहे थे, एक पूर्व का हिस्सा एक पश्चिम का हिस्सा। धातकी खंड में भी द्वीप 2 भागों में बट गया ईश्वाकार पर्वतों के कारण, लेकिन वो पर्वत ऐसे लंबाई में थे, तो लंबाई में थे इसलिए एक इधर का पोर्शन हो गया एक इधर का पोर्शन हो गया। परंतु ये पुष्कर द्वीप में जो पर्वत है वो ऐसे लंबा वाला पर्वत नहीं है। पुष्कर द्वीप में जो पर्वत है वो पर्वत चूड़ी के जैसे ही पूरे द्वीप में ऐसे सेंटर में गोलाकार पड़ा हुआ है। जैसे ये पूरा द्वीप है जितना बड़ा, उसी के बीच में एक और गोला वापस से। तो वो द्वीप इस तरह से 2 भागों में बट गया, एक मानुषोत्तर पर्वत के आउटर का हिस्सा बाहर का हिस्सा, एक मानुषोत्तर पर्वत के अंदर का हिस्सा, या ऐसे कहें कि एक कालोदधी समुद्र के पास वाला हिस्सा और दूसरा वो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर वाला हिस्सा। ऐसा ये 2 भागों में द्वीप पड़ गया। तो ये द्वीप कहलाने लगा पुष्करार्ध। पुष्कर द्वीप आधा हमारे को यहाँ अभी समझने के लिए चाहिए। तो इस द्वीप को बोलते हैं पुष्करार्ध, यानी आधा पुष्कर। अर्ध पुष्कर अर्ध, और उन दोनों को जोड़ के शब्द बनता है पुष्करार्ध। तो ये पुष्करार्ध जो आधा पुष्कर द्वीप है इसका व्यास कितना है? इसका व्यास भी हुआ 8 लाख योजन, क्योंकि टोटल ये था 16 लाख योजन का। देखिए जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन का, फिर धातकी खंड 4 लाख योजन का, फिर कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन का। तो अगला जो द्वीप है वो टोटल तो कितना आएगा? 16 लाख योजन का। तो पुष्कर द्वीप पूरा तो है 16 लाख योजन का,
लेकिन क्योंकि ये आधा हो गया है इस पर्वत के कारण, इसलिए अभी हमको ये द्वीप कितना मिल रहा है, केवल 8 लाख योजन का। तो इस तरह से ये कहलाते हैं 2.5 द्वीप, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। 1, 2 और आधा, तो 1, 2 और आधा को क्या बोलते हैं, 2.5, इसलिए ये सब मिला के कहलाते हैं 2.5 द्वीप। लेकिन ये द्वीप 2.5 है, वास्तव में 2 समुद्र भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, लवण समुद्र भी और कालोदधी समुद्र भी। ये पूरा एरिया मिला के कहलाता है 2.5 द्वीप। 2 जलधि 2.5 द्वीप में सब गणत मूल विराजही, पंचमेरु की जो पूजन है उसमें ये शब्द आते हैं। 2 जलधि यानी 2 समुद्र और 2.5 द्वीप, तो ये 2.5 द्वीप कहलाते हैं। कौन कौन से हैं 2.5 द्वीप, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, ये सब 2.5 द्वीप कहलाते हैं। इस 2.5 द्वीप की क्या विशेषता है कि इस 2.5 द्वीप तक मनुष्य पाए जाते हैं। इस 2.5 द्वीप के आगे, इसके बाहर कहीं भी किसी भी रूप में कैसे भी करके कोई अपवाद नहीं है, किसी भी रूप में मनुष्य नहीं पाए जाते। इस 2.5 द्वीप के बाहर किसी भी रूप में मनुष्य नहीं पाए जाते, नहीं जा सकते। तीर्थंकर भी हों, भगवान भी हों और वो इस 2.5 द्वीप के बाहर जाना चाहें तो मर के ही जा सकते हैं, जिंदा जीवित रह के इस 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। तो ये मनुष्य लोक भी कहलाता है, ये जो 2.5 द्वीप है ये मनुष्य लोक भी कहलाता है। तो ये पहले हम इस आधे पुष्कर द्वीप की रचना भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर इसकी विशेष बात और करेंगे। जैसे जम्बू द्वीप की रचना है, 6 महापर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, 14 महानदियां हैं, वैसी की वैसी डबल रचनाएं, 2 रूप में रचनाएं हमने देखी धातकी खंड में। जम्बू द्वीप में 1 मेरु है, धातकी खंड में 2 मेरु हैं, विजय मेरु और अचल मेरु। ये धातकी खंड 2 भागों में कैसे बट गया कि 2 ईश्वाकार पर्वत इस तरह से यहाँ हैं, इनके कारण ये एक इधर का हिस्सा और एक इधर का हिस्सा, ऐसा 2 भागों में धातकी खंड बट गया। ठीक इसी तरह से ये जो पुष्कर द्वीप है, अर्ध पुष्कर द्वीप है, इस अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 ईश्वाकार पर्वत, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, दोनों साइड बिल्कुल धातकी खंड के जैसे ही 2 ईश्वाकार पर्वत हैं। और इन ईश्वाकार पर्वतों के कारण ये जो पुष्कर द्वीप है, आधा पुष्कर द्वीप है, वो फिर से 2 और आधे भागों में बट गया। पहले तो पूरा इतना बड़ा था 16 लाख योजन का, उसमें गोलाकार एक मानुषोत्तर पर्वत, इस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत, उसका भी हम अर्थ और स्वरूप वो सब देखेंगे बाद में, अभी पहले ये बात पूरी कर लें। तो ये गोलाकार मानुषोत्तर पर्वत हुआ, उसके कारण ये गोलाकार रूप में 2 भागों में बट गया। और फिर वो जो आधा गोलाकार हमने लिया, आधा चूड़ी का आकार, गोलाकार मतलब आधा जो चूड़ी का आकार हमने अंदर लिया, उस आधे चूड़ी के आकार में भी अब लंबाई में 2 ईश्वाकार पर्वत पड़े हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो इसके कारण अब ये फिर से धातकी खंड की जैसे 2 भागों में बट गया, एक ये पूर्व पुष्करार्ध और एक पश्चिम पुष्करार्ध। इस तरह से जैसे बिल्कुल धातकी खंड के 2 भाग हुए हैं, वैसे इस अर्ध पुष्कर द्वीप के भी 2 भाग हो गए। अब जैसे धातकी खंड में 2 मेरु हैं, वैसे के वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी 2 मेरु हैं। पूर्व में है मंदर मेरु और पश्चिम में है विद्युन्माली मेरु। इस तरह से 2.5 द्वीप में 5 मेरु होते हैं। जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरु, फिर पूर्व धातकी खंड में विजय मेरु, पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरु, पूर्व पुष्करार्ध में मंदर मेरु और पश्चिम पुष्करार्ध में विद्युन्माली मेरु। हमने पंचमेरु के नाम पढ़े थे, 1-1.5 महीना हो गया है। सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, ये 5 मेरु हैं। ये 5 मेरु इस तरह से 2.5 द्वीप में होते हैं। और जो रचना हमने 1 मेरु के संबंध में देखी है, जो भी जितनी रचनाएं, तो 5 मेरुओं के संबंध, यानी 1 मेरु संबंधी जैसी रचना है, वैसी रचना दूसरे मेरु से संबंधित, वैसी रचना तीसरे मेरु से संबंधित, वैसी रचना चौथे मेरु से संबंधित और वैसी ही रचना 5वें मेरु से संबंधित। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक जम्बू द्वीप में हमने जो रचनाएं देखी, जितने मंदिर देखे, उसको हम इकट्ठा एक साथ 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो 2.5 द्वीप की एक
यानी संख्या अपने पास आ जाती है, उसमें फिर कुछ और प्लस करने होते हैं, वो बाद में देखते हैं। तो ये जैसा धातकी खंड का स्वरूप है सेम वैसा का वैसा ये आधे पुष्कर द्वीप का है, लेकिन फर्क क्या है कि मेरुओं के नाम में अंतर है। धातकी खंड में विजय मेरु और अचल मेरु हैं, पुष्करार्ध में मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु हैं। और फर्क कहाँ है कि एरिया में फर्क है। धातकी खंड था 4 लाख योजन विस्तार वाला, तो उसमें जितने बड़े बड़ा भरत क्षेत्र बना, विदेह क्षेत्र बना, उससे और बड़ा जो एरिया है, जो उनका विस्तार है, क्योंकि अब ये अर्ध पुष्कर द्वीप का एरिया कितना है, इसका एरिया है यानी डायमीटर है वो है 8 लाख योजन का। इस पुष्करार्ध द्वीप का जो डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार, ये कालोदधी समुद्र से लेकर और मानुषोत्तर पर्वत तक एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन आती है 8 लाख योजन विस्तार वाली। तो ये इसका एरिया और बड़ा है, हमको देखने में भी दिखाई दे रहा है, चित्र में देखने तो यहाँ अब ये छोटे दिख रहे हैं। देखिए ये विदेह क्षेत्र, ये नीला जो दिख रहा है ब्लू से लेके रेड तक, ये यहाँ विदेह क्षेत्र छोटा अब दिख रहा है, और यहाँ पुष्करार्ध में अब इसका जो क्षेत्र दिख रहा है ये काफी बड़ा दिख रहा है। तो वही 32 देश हैं, वैसे ही 16 वक्षार पर्वत हैं, वैसे ही 12 विभंगा नदियां हैं, रचनाएं सब उसी टाइप से हैं, लेकिन जो उनका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल बढ़ता हुआ चला गया है। तो इस तरह से ये बिल्कुल धातकी खंड की जैसी रचना इस आधे पुष्कर द्वीप में है। हम देख लेते हैं यहाँ से शुरू से। जैसे ये ईश्वाकार पर्वत है दक्षिण का, इस दक्षिण से हम चलते हैं पूर्व की तरफ, पूर्व धातकी खंड की तरफ। तो सबसे पहले है ये एक हिमवन पर्वत, और इस हिमवन पर्वत के कारण ये नीचे का क्षेत्र है भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में एक ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा, ये है विजयार्ध पर्वत। और इस विजयार्ध पर्वत, इस हिमवन पर्वत से जो सरोवर है उससे एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी निकल रही है, और ये भरत क्षेत्र के इसी तरह से 6 खंड हो गए हैं। इसके बाद में आगे है हेमवत क्षेत्र, बीच में नाभिगिरी पर्वत है, एक रोहितास्या नदी है, और महाहिमवन पर्वत से रोहित नदी निकल रही है। एक नदी जा रही है ये मानुषोत्तर पर्वत की तरफ, और दूसरी नदी जा रही है कालोदधी समुद्र की तरफ। अब ये प्रश्न आपको हो सकता है, मैं पहले ही बता देती हूँ, कुछ लोगों को प्रश्न हो जाएगा कि मानुषोत्तर पर्वत में नदी जा रही है तो ये पर्वत में कैसे घुसेगी। तो इस मानुषोत्तर पर्वत में नदियों को जाने के लिए 7 गुफाएं इधर हैं, 7 नदियां क्योंकि इस तरफ से जाएंगी पूर्व में, और 7 नदियां इधर पश्चिम में जाएंगी। तो यहाँ 7 गुफाएं हैं, और आगे जो बाकी का आधा पुष्कर द्वीप बचा हुआ है उस क्षेत्र में होती हुई फिर उसके बाद जो पुष्करवत समुद्र आता है उस समुद्र में जाके मिल जाती हैं। लेकिन इसके आगे, इसके बाहर जो क्षेत्र है वहां ऐसे 6 पर्वत, 7 क्षेत्र, ऐसी वहां रचनाएं नहीं है। अब वहां क्या रचनाएं हैं उसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ऐसी रचनाएं नहीं है ऐसा वहां कहा जाता है। एक्चुअल में इसके बाहर सब जगह अब जघन्य भोग भूमि है, तो भोग भूमियों की जैसी भी स्थिति है, वहां तिर्यंच रहते हैं, वो वहां होती हैं, पर ये नदियां उन क्षेत्रों से गुजरती भी आगे के समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। फिर इस महाहिमवन पर्वत के बाद में हरि क्षेत्र है, बीच में नाभिगिरी पर्वत है, और रोहितास हरित और हरिकांता, ये हरिकांता नदी इधर कालोदधी समुद्र में जाके मिल रही है, और हरित नदी इधर आके मानुषोत्तर पर्वत में से होके गुजर रही है। फिर निषद पर्वत है और नील पर्वत है, इनके बीच का एरिया विदेह क्षेत्र का है, बीच में वही मंदर मेरु है, 4 गजदन पर्वत हैं। अब यहाँ जो कुरु क्षेत्र है, उत्तर कुरु और देव कुरु, यहाँ पर वृक्ष कौन सा है? उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष है कि धातकी वृक्ष है? तो यहाँ ना जम्बू वृक्ष है ना धातकी वृक्ष है, यहाँ जो वृक्ष है उसका नाम है पुष्कर वृक्ष, इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ा है पुष्कर द्वीप। यहाँ उत्तर कुरु क्षेत्र में जो वृक्ष है उस वृक्ष का नाम है पुष्कर वृक्ष, और देवकुरु क्षेत्र में वही शालमली वृक्ष। जम्बू द्वीप में उत्तर कुरु क्षेत्र में जम्बू वृक्ष, उसके कारण जम्बू द्वीप नाम पड़ा। धातकी खंड द्वीप में उत्तर कुरु क्षेत्र में धातकी वृक्ष, उसके कारण धातकी खंड द्वीप नाम पड़ा। और पुष्करार्ध द्वीप में जो उत्तर कुरु क्षेत्र है
उस उत्तर कुरुक्षेत्र में पुष्कर वृक्ष है। उस पुष्कर वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप है। और देवकुरु में बराबर वही शालमली वृक्ष। और उसी तरह से विदेह क्षेत्र में 16 वक्षार पर्वत हैं चारों पे मिलाकर, और 12 विभंगा नदियां हैं, 32 देश हैं। हर देश में वही विजयार्ध पर्वत, इस तरह से 32 विजयार्ध पर्वत हैं, और 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्यखंड, 6 खंड हर विदेह क्षेत्र के हैं। और जैसी सारी व्यवस्था हमने देखी है जम्बू द्वीप में और धातकी खंड द्वीप में, उसी तरह की व्यवस्था है। फिर इसके आगे वही रम्यक क्षेत्र है, हिरण्यवत क्षेत्र है, और फिर ऐरावत क्षेत्र है। ये हमने देखी है इधर पूर्व पुष्करार्ध की। ऐसे के ऐसे सेम टू सेम है। पश्चिम पुष्करार्ध में भी इसी तरह की पूरी रचना है, और देखने में लुक वाइज ये पूरी रचना है धातकी खंड की जैसी। जैसी धातकी खंड की रचना है वैसी ही पुष्करार्ध द्वीप की रचना है, लेकिन उनका जो एरिया है वो एरिया बड़ा है। पर पर्वतों की, नदियों की संख्या जम्बू द्वीप की अपेक्षा से कहें तो दोनों में, यानी धातकी खंड में भी दुगनी है और पुष्करार्ध में भी दुगनी है संख्या तो। और एक मेरु संबंधी कहें तो एक मेरु संबंधी उतनी जितनी जम्बू द्वीप की संख्याएं हैं, एक मेरु संबंधी उतनी ही संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से हम अब इसमें कितने अपने को जिनालय, हम 2.5 द्वीप के जिनालय देख लेते हैं। अब 2.5 द्वीप में कितने हुए देखिए। ये 158 तो अपने निकल गए थे धातकी खंड के, और सेम टू सेम पुष्करार्ध में भी होंगे। 78 एक मेरु संबंधी, 78 दूसरे मेरु संबंधी। बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग। 78 एक मेरु संबंधी है, 78 दूसरे मेरु संबंधी हैं, और 2 ईश्वाकार। ये अब मैं पुष्करार्ध के बता रही हूँ। वैसे के वैसे 2 ईश्वाकार हैं, तो 158 धातकी खंड में हो गए, 158 पुष्करार्ध में हो गए, और 78 ये हो गए अपने जम्बू द्वीप में। तो इन सबको प्लस करेंगे, नहीं 20 है ना ये, फिर 24 2 यहाँ 9 आएगा, 9 294 394। ये अपने को, अब इसको अपन ये एक तरीका हुआ, सही है ना। 10 7 तो 9 नहीं 4 ही आएगा ना, 2 आएगा, 24 19 सही है ना। 394। मीनू जी सही है ना, आप कुछ कह रहे हो? गलत आ रहा है वैसे, 1 मिनट रुकिए। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ मीनू दी आप क्या कह रहे हो, बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि 4 ईश्वाकार वाले जोड़े थे इसमें आपने, इसलिए गलत आ रहा है, 390 आएगा। हाँ ईश्वाकार इसमें प्लस किया हुआ है। हाँ 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 हाँ, इसलिए गड़बड़ है। ईश्वाकार इसमें प्लस किया हुआ है ना। हाँ 50 वो 156 देंगे दोनों मिला के, 78 4 ईश्वाकार जोड़ लिए ना तो 394 आ रहा है आपका। हाँ 390 आएगा ना ये टोटल एक्शन, इसलिए मुझे गड़बड़ लग रही है। तो ये ईश्वाकार जोड़ लिए ना आपने 2-2। हाँ 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 ठीक है ठीक है। देखिए ये एक तरीका हुआ। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं ऐसे 2.5 द्वीप के। देखिए एक मेरु संबंधी होते हैं 78, एक मेरु संबंधी 78, तो 5 मेरु संबंधी कितने होंगे? 8 पंजे 40, और ये हो गए 390 390। ये 5 मेरु संबंधी हो गए, है ना।
अब इसमें हम प्लस करेंगे, ये तो केवल 5 मेरु संबंधी सामान्य हुए। अब इसमें 4 ईश्वाकार जोड़ेंगे, 4 तो ईश्वाकार जोड़ेंगे, वो मेरा भी ठीक था, वो उसमें बस मानुषोत्तर के और जोड़ने थे मुझे। 4 ईश्वाकार हैं, 2 धात्की खंड में और 2 पुष्करार्ध में, वो अपन प्लस करेंगे इसमें। ये तो सामान्य मेरु संबंधी अपन ने कॉमन एक साथ निकाल लिए, मतलब ये सरल तरीके से करने के लिए। एक मेरु संबंधी 78 है, तो 5 मेरु संबंधी हो गए 390। फिर इसमें प्लस कर दिए हमने 4 ईश्वाकार, और इन 4 ईश्वाकार के बाद में प्लस करेंगे 4 मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत पे 4 अकृत्रिम जिनालय हैं, उसकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी अपन प्लस कर लेते हैं एक साथ में। तो ये 2.5 द्वीप संबंधी हो जाते हैं 398, ये 2.5 द्वीप संबंधी 398। मध्यलोक में कुल है 458, 458 458 मध्यलोक में है, उसमें से 2.5 द्वीप में 398। ये यहाँ पर भी जो अपन ने किया था वो उसमें 394 ही आ रहा था, वो सही था, उसमें वो प्लस किए हुए थे, ये अलग था। देखिए ये सीधा तरीका है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, फिर से बता देती हूँ। एक मेरु संबंधी होते हैं 78 अकृत्रिम जिनालय, वो सबको याद हो गए होंगे। सुमेरु पर्वत संबंधी, फिर गजन पर्वत संबंधी, फिर 2 वृक्षों संबंधी, फिर बक्षार पर्वत, इसके बाद में विजयार्थ पर्वत, और इसके बाद में फिर कुलाचल। तो इन सबको संख्या अपन जोड़ेंगे तो वो 78 एक मेरु संबंधी हो गए, तो 5 मेरु संबंधी हो गए 390। अब 2 जो द्वीप हैं, धात्की खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, उनमें क्या है कि 2-2 ईश्वाकार पर्वत एक्स्ट्रा हैं, तो वो 4 पर्वत और प्लस करें। इसके अलावा पुष्करार्ध में एक मानुषोत्तर पर्वत और है, उस मानुषोत्तर पर्वत पे 4 अकृत्रिम जिनालय हैं, वहां तक भी मनुष्य जा सकते हैं, वो 2.5 द्वीप में काउंट होता है, तो उसको भी हमने प्लस कर दिया। तो ये 2.5 द्वीप में कुल हो गए, 2.5 द्वीप में 398 398 अकृत्रिम जिनालय, उन सबको हम यहाँ भाव से वंदना करते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर है? नंदीश्वर द्वीप 8वां है, इसके आगे है, बाद में है, वहां तक भी हम चलेंगे बाद में। तो ये एक तरीका हुआ। अभी दूसरा तरीका क्या है कि जम्बू द्वीप के 78, ठीक है, फिर धात्की खंड के हमने निकाले थे, धात्की खंड के कैसे निकाले थे हमने, 78 प्लस 78 डबल हो गए और प्लस 2 ईश्वाकार, ऐसे हमने किया था, तो वो आ गया था 158, ये धात्की खंड के। तो 158 धात्की खंड के, ऐसे ही 158 सेम ऐसे ही पुष्करार्ध के, लेकिन पुष्करार्ध में 4 मानुषोत्तर के और जोड़ने हैं, तो वो हो जाएंगे 162, इसमें 4 और प्लस कर देंगे तो वो हो जाएंगे 162। तो अब इन सबको जोड़ेंगे अपन, तो उसका टोटल भी आ जाएगा 398। ये द्वीपों के हिसाब से अलग अलग निकाला है, ये जो अपन ने निकाला है द्वीप के हिसाब से, ये जो नीचे निकाला भी बाद में, जम्बू द्वीप में 78, धात्की खंड में 158 और पुष्करार्ध में 162, और इन सब का टोटल भी आ जाएगा 398। ये हमने निकाला है अलग अलग द्वीपों के हिसाब से। और अगर हम मेरु के हिसाब से निकालेंगे तो एक मेरु संबंधी 78, तो 5 मेरु संबंधी 390, और उसमें 4 ईश्वाकार और 4 मानुषोत्तर ये प्लस किए, तो ये 2.5 द्वीप संबंधी आ गए। आपको जो तरीका सरल लगता हो वो आप देख सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सरल लगता है, कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा इजी लगता है, फिर भी जिसको जो तरीका सरल लगे वो उस तरह से उसको याद कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमको संख्या याद रखनी है कि एक तो ये कैसे निकलेंगे 78, और ये 4 कौन से प्लस हो रहे हैं, ये 4 कौन से प्लस हो रहे हैं, ये हम सबको आना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इस बार, मैं पूछूंगी आपसे कहाँ कहाँ है, वो उस रिटन में तो आपसे पूछ नहीं पाते ना कहाँ कहाँ है, तो मैं यहाँ क्लास में सबसे पूछूंगी कि कौन सा कहाँ है, कैसे है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न आप लोगों को जो जो पूछने हो बोलिए। रश्मि जी बोलिए।
पुष्कर द्वीप में 2 उसके जोड़े थे ईश्वाकार के। हाँ। फिर मानुषोत्तर पर्वत के 2 अलग से जोड़े हैं। मानुषोत्तर पर्वत के 4 जोड़े हैं। हाँ, और यहाँ जो 4 जोड़ रखे ना ईश्वाकार, यहाँ जो 4 ईश्वाकार जोड़े हैं, वो 4 ईश्वाकार तो हमने 2 धातकी खंड के और 2 पुष्करार्ध के दोनों को मिलाए तो 4 लिखा है। जो यहाँ 4 ईश्वाकार जोड़े हैं तो 2 ईश्वाकार धातकी खंड के हैं, 2 ईश्वाकार पुष्करार्ध के हैं, तो यहाँ हमने 4 जोड़े हैं। और ये जो दूसरा 4 जोड़ा है वो मानुषोत्तर पर्वत है। यहाँ आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ लिखना कि 4 कौन से जोड़े हैं। ये मानुषोत्तर ईश्वाकार के, ये ईश्वाकार के, और ये 4 हैं ये मानुषोत्तर के। ऐसा नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या जोड़ दिया। थोड़े दिन बाद देखेंगे तो भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा ये 4 कहाँ से आ गए। इसलिए ऐसा लिख के ही जोड़ना कि 4 ईश्वाकार, और ये 4 कैसे आए वो भी लिखना। 2 धातकी खंड के, 2 पुष्करार्ध के, ऐसे 4 आए हैं। क्योंकि थोड़े दिन बाद में अपन 15 दिन बाद भी उठाएंगे कॉपी तो अपने को वही पता लगेगा ये 4 कहाँ से आ गए ईश्वाकार। पहली बार में एकदम अच्छे से याद हो जाए कोई जरूरी नहीं है, फिर अपन भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। चलिए बोलिए भारती आंटी बोलिए। हाँ ज्योति जी एक बात पूछो। हाँ शांति बोलिए। एक बार वो तीर्थंकर भी बता दो, वो भी लास्ट नगरियों में है क्या विदेश क्षेत्र में? इसमें भी 20 तीर्थंकर भी बता दो एक बार। वो नगरिया में कौन नदियों के नाम मत बताओ, कहाँ पर है वो बता दो। लास्ट में ये क्या समुद्र के पास ही? वो मैं देख के बताऊंगी, मुझे भी ख्याल नहीं है, लेकिन मैं देख के बताऊंगी उनकी नगरियां। ये वो 4 नगरियां ख्याल में थी। और ये जो विदेश क्षेत्र में, जैसे हमने जम्बू द्वीप में देखे थे ना, अभी तीर्थंकर की बात आंटी ने कर दी, तो जैसे हमने जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर देखे थे, इनमें 8 होंगे। तो इनमें एक पूर्व साइड में 4, फिर पश्चिम साइड में 4, यानी 8 तीर्थंकर होंगे धातकी खंड में, और ऐसे ही 8 तीर्थंकर होंगे पुष्करार्ध में। तो 8 और 8 16, और 4 जम्बू द्वीप में, ऐसे 20 तीर्थंकर कम से कम होते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर 2.5 द्वीप में इस तरह से होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हों। अभी और बातें हैं इसमें, अब वो कैसे 170 होंगे और सब होंगे। पहले आप लोग और प्रश्न पूछ लीजिए, अगली क्लास में करेंगे वो सारी बात। मतलब जम्बू द्वीप में 4 हुए और 4 पुष्करार्ध में और उसमें हुए। हाँ 8 तीर्थंकर, 8 16 और 4 20 हो गए। हाँ कम से कम, ये कम से कम वाली संख्या है। 4 वाले वापस दोबारा से बताइए। 4 आपने बताया, 4 पर्वत और है, ईश्वाकार पर्वत 4 और है। ईश्वाकार तो 2 ईश्वाकार धातकी खंड में है, 2 ईश्वाकार पुष्करार्ध में है, ऐसे 4 हो गए। और 4 जो जिनालय हैं, ये पर्वत अपन बोल रहे हैं, इसमें अपन ये गिन रहे हैं, ये जिनालय मतलब। और मानुषोत्तर जो पर्वत हमने देखा था पुष्कर द्वीप के बीच में था, उसपे 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। उसकी रचना, मानुषोत्तर पर्वत की पूरी रचना समझनी है, वो अपन करेंगे अगली क्लास में बात। तो वहां पर, लेकिन अभी अपन यहाँ गिन रहे हैं कि वहां पर 4 जिनालय हैं, तो वो 4 जिनालय गिने हैं हमने मानुषोत्तर पर्वत के। भारती आंटी बोलिए। मैं पूछ रही थी, आपने पर्वत का जो बोला था ना, तो जैसे विजयात पर्वत है वो पूर्व से पश्चिम है भरत और एरावत में, और इधर विदेश क्षेत्र में उसका क्या डायरेक्शन रहेगा? विदेश क्षेत्र में भी पूर्व से पश्चिम ही है। विजयात पर्वत सारे पूर्व से पश्चिम है। और ये जो गजदंत है उसका क्या डायरेक्शन रहेगा? गजदंत को तो हाथी दांत के आकार ही कहते हैं, उसको डायरेक्शन अब आप वो तो इन दिशाओं में है ना, विदिशाओं में है वो विदिशा। हाँ वो मैंने बोला था, तो वो उसको ऐसे ही लिखेंगे कि वो विदिशाओं में है और हाथी दांत के आकार के, ऐसा ही कहेंगे। और कांचनगिरी वो अभी मैं पूछ रही हूँ, वो प्रश्न अभी पूछ रही हूँ, तब आप बताना। पहले आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो वो आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैंने जो होमवर्क दिया था वो मैं अभी पूछती हूँ। और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, तो अपन ने जो कल मैंने होमवर्क दिया था, आप लोग कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, जोर से बोलिए थोड़ा सा। हेलो, हाँ बोलिए। जो आपने जो मानुषोत्तर पर्वत में 162
क्या बताया दीदी आपने? मानुषोत्तर पर्वत पे 162 नहीं है, वो पुष्करार द्वीप के पूरे कुल मिलाएंगे अकृत्रिम जिनालय तो वो 162 होंगे। पुष्करार्ध द्वीप के कुल अकृत्रिम जिनालय, हाँ, वो हो जाएंगे 162 पुष्करार्ध द्वीप पे। घाट के आंवले को बोलते हैं और पुष्कर किसको बोलते हैं? जामुन को तो जम्बू बोलते हैं, पुष्कर का नहीं समझ में आया कि किसको बोलते हैं, पुष्कर ही है वो। चलिए, हो गए प्रश्न आप लोगों के। अब कल मैंने आपको प्रश्न दिया था, किसी को भी खोल के बोलना नहीं है, आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, मैं उनसे पूछूंगी और मैं सबसे पूछ लूंगी। जम्बू द्वीप के ही देखने थे, जम्बू द्वीप में कुल कितने पर्वत हैं और कितनी नदियां हैं। तो पहले आप पर्वत बताइए कि जम्बू द्वीप में कितने पर्वत हैं, हाथ खड़ा करें। जिनके वीडियो बंद है वो उनको नहीं बताना है कुछ भी। स्नेह जी आप बताइए कितने पर्वत हैं, आवाज चालू कर लीजिए आपकी। 311, ठीक है। अब जो अभी मैं आपसे संख्या सुन रही हूँ, फिर मैं ये भी पूछूंगी कैसे हो गए बाद में। हाँ, कुसुम जी अजमेर आप बता रहे हैं? नहीं, फिर आपने आवाज क्यों चालू की? पारुल बोलो कितने हैं? अभी 311 है। 311, अभी रुकिए। अनीता जी बोलिए। 311, हाँ जी, हाँ, संख्या ही। शीला भाभी बोलिए, अनम्यूट करिए शीला भाभी। 311। अच्छा, ये है ना जहाँ गंगा नदी गिरती है जिस कुंड में, वहाँ पे भी जो पर्वत है वो भी गिनती में आएंगे? नहीं, अभी उसको नहीं गिन रहे, अभी तो मेन जो बड़े बड़े हमने मतलब बड़े बड़े पर्वतों को गिने हैं, वरना तो और पर्वत और भी हैं। नदियां भी केवल मैंने आपको मूल नदियां ही गिनने को कहा था, सहायक नदियां गिनेंगे तो बहुत बड़ी संख्या जाती है वो। चलिए, अभी 311 कौन कौन जवाब दे रहा है वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए, ऐसे एक एक से पूछने में टाइम लगेगा। 1 2 3। श्रुतिका जी आपने नहीं निकाले, नहीं काउंट किए? नहीं काउंट करे, चलिए। और इधर, चलिए बढ़िया। तो ये 311 है, सही है बिल्कुल। किस तरह से है 311? कौन बताएंगे? आयुषी जी आप बताइए 311 किस तरह से हैं? अभी 6 तो मेन कुलाचल है, हाँ, 34 अपने विजयार्थ है, 34 विश्वाचल है, 4 नाभिगिरी है, 1 अपना सुमेरु है, 4 गजदंत है, 4 यमकगिरी है, 200 है ये कांचनगिरी, कांचनगिरी। 16 है रक्षात पर्वत और 8 है दिग्गज पर्वत। नाभिगिरी हो गए आपके? नाभिगिरी बोल दिया आपने? हाँ बोला ना, 4 नाभिगिरी पर्वत। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सही है। यही सब है, आप मिला लीजिए आप लोगों के। जैसे हम वहीं से चले, सुमेरु पर्वत से ही हम चलें, एक मतलब अपना को अपन भूल तो नहीं रहे, उसके लिए अपन एक वो बना ले रास्ता कि कहाँ से चलना है। तो एक तो हो गया सुमेरु, और फिर उसके बाद में 4 गजदन, इसके बाद में फिर 16 वक्षार, ये इधर हुए, और उसके पहले इधर वहीं बीच में रहेंगे तो 8 दिग्गज सुमेरु के आसपास हैं। देखिए मैं आपको नक्शे में दिखाऊं, जिन लोगों को नहीं ध्यान आया हो, काफी लोगों ने तो देखा है, निकाला है, जिन्होंने खुद ने निकाला है उनको समझ में आ गया होगा, पर जिन लोगों ने नहीं किया होगा होमवर्क,
उनको समझ में नहीं आएगा। देखिए जम्बूद्वीप का नक्शा है। देखिए ये एक सुमेरु पर्वत, फिर इसके मैं वापस से दिखा देती हूँ तो आप लोग को जो भूल भी गए हों वो देख ले दिग्गज पर्वत कौन से हैं, यमकगिरी कौन से हैं। ये 4 तो गजदंत पर्वत दिखाई दे रहे हैं सुमेरु के पास में, ये 4 गजदंत पर्वत हैं और 8 दिग्गज पर्वत हैं। ये सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जो भद्रसाल वन है जमीन पर, इस भद्रसाल वन के अंदर और जहाँ ये सीता नदी बह रही है, इस सीता नदी के दोनों किनारों पर सीता नदी टर्न लेती है, उस टर्न की जगह पर ही किनारों पर ये 2 दिग्गज एक दिशा में, 2 दिग्गज दूसरी दिशा में, 2 तीसरी दिशा में और 2 चौथी दिशा में। तो ये 8 है दिग्गज पर्वत। और यहाँ उत्तर कुरु में 2 है यमकगिरी, जहाँ सीता नदी गिरती है नील पर्वत से, उस जगह पर दोनों साइड्स में 2 यमकगिरी इधर और 2 यमकगिरी इधर निषद पर्वत के साइड। तो ये 4 हो गए यमकगिरी। फिर इसके बाद में ये 5 सरोवर हैं सीता नदी के बीच में ही, और एक सरोवर के एक साइड में 5 कांचनगिरी, दूसरी साइड में 5 कांचनगिरी। तो एक सरोवर से संबंधित हो गए 10 कांचनगिरी, और 5 सरोवर हैं तो हो गए एक साइड में 50 कांचनगिरी, एक दिशा में 50 कांचनगिरी, दूसरी दिशा में फिर 50 कांचनगिरी। ऐसे ही 50 कांचनगिरी यहाँ पर है भद्रसाल वन के यहाँ चित्र में नहीं बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे ही 50 कांचनगिरी यहाँ भद्रसाल वन का जो एरिया है इस जगह है पूर्व में और पश्चिम में। तो ये हो गए 200 कांचनगिरी। फिर इसके बाद में विदेह क्षेत्र की तरफ चलेंगे तो ये वक्षार पर्वत 16 है वक्षार, 1 2 3 ये 4, फिर 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस तरह से 16 वक्षार पर्वत हैं। ये हुए पर्वत। और फिर ये इन देशों में ये बने हुए हैं बीच में विजयार्ध पर्वत। तो 32 विजयार्ध विदेह क्षेत्रों के और एक भरत क्षेत्र का, एक ऐरावत क्षेत्र का, ये भरत क्षेत्र का और ऐरावत क्षेत्र का। तो 34 हो गए विजयार्ध। और जैसे भरत क्षेत्र में ये जो उत्तर की तरफ वाला बीच में म्लेच्छखंड है वहां एक वृषभाचल पर्वत होता है, ऐसे ही विदेह क्षेत्रों में भी पूरे 32 देशों में म्लेच्छखंड में एक वृषभाचल पर्वत होता है। तो ऐसे 32 तो विदेह क्षेत्रों से संबंधित, एक भरत क्षेत्र का और एक ऐरावत क्षेत्र का, ऐसे 34 ही वृषभाचल हो गए। 34 विजयार्ध, 34 वृषभाचल, और फिर ये अपने 6 कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तो इस तरह से ये सब मिलाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो 311 पर्वत। ये मेन नाभिगिरी नहीं ऐड किया। हाँ सॉरी, नाभिगिरी रह गए। हाँ ये नाभिगिरी, ये यहाँ हिमवन आदि के बाद में ये अपन जो आगे वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो ये नाभिगिरी पर्वत हैं, एक हेमवत क्षेत्र में, एक हरि क्षेत्र में, फिर एक रम्य क्षेत्र में और एक हिरण्यवत क्षेत्र में। तो ये 4 पर्वत नाभिगिरी हैं। इन सबको प्लस करेंगे तो ये 311 पर्वत जम्बूद्वीप में मुख्य कहे हैं। खाली इतने ही पर्वत हैं ऐसा नहीं, इसके अलावा और भी बहुत पर्वत हैं। ये देवों के जो रहने के भवन होते हैं उन भवन के अंदर ही पर्वत होते हैं, इतने बड़े बड़े उनके रहने की जगह होती है। तो वो उन पर्वतों को एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए फिर से एक बार शुरू वाला और बता दीजिए। फिर से देखिए, कंचनगिरी से पहले जो आपने बताया, ये सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए 4 गजदंत पर्वत हैं। फिर इन 4 गजदंत पर्वतों के पास सुमेरु पर्वत के चारों तरफ भद्रसाल वन में जो नदी बह रही है, सीता नदी और सीतोदा नदी, इन नदियों के किनारों पर 2-2 दिग्गज पर्वत हैं। तो 2 दिग्गज पर्वत एक दिशा में, 2 पूर्व दिशा में, 2 दक्षिण दिशा में और 2 पश्चिम दिशा में। इस तरह से 8 दिग्गज पर्वत भद्रसाल वन में सीता नदी के एक उत्तर की तरफ किनारे पे,
दोनों किनारों पर, एक पूर्व की तरफ दोनों किनारों पर, ऐसे ही सीतोदा के दक्षिण की तरफ दोनों किनारों पर, और इधर पश्चिम दिशा में भी दोनों किनारों पर। ऐसे 8 दिग्गज पर्वत हैं और ये 4 यमकगिरी पर्वत हैं। नील पर्वत के पास में सीता नदी के दोनों किनारों पर, और निषद पर्वत के पास में सीतोदा के दोनों किनारों पर। फिर सीता नदी के बीच में जो 5 कुंड हैं, उन कुंडों के दोनों साइड्स में मिलाकर, एक कुंड के दोनों साइड में मिलाकर 10, एक साइड में 5, दूसरी साइड में 5, तो एक कुंड से रिलेटेड हो गए 10 कांचनगिरी, तो 5 कुंडों के हो गए 50 कांचनगिरी। और ऐसे चारों दिशाओं में, नदियों के बीच में ऐसे चारों दिशाओं में कुंड हैं, तो 50 कांचनगिरी एक दिशा में, 50 दूसरी दिशा में, 50 तीसरी दिशा में, और 50 चौथी दिशा में। इस तरह से 200 कांचनगिरी पर्वत हैं। इसके बाद में ये 16 है वक्षार पर्वत विदेह क्षेत्र में, और विदेह क्षेत्रों में जो देश हैं उनके बीच में विजयार्ध पर्वत। तो ये विजयार्ध पर्वत, किसके घर से म्यूजिक की आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए। सोलह वक्षार पर्वत हैं, और इसके बाद में जो 32 देश हैं, तो 32 ही विजयार्ध पर्वत हैं, और 32 ही इन विदेह क्षेत्रों में वृषभाचल पर्वत हैं। और इन 32 में भरत और ऐरावत संबंधी एक एक विजयार्ध और एक एक वृषभाचल और जोड़ेंगे, तो 34 विजयार्ध और 34 वृषभाचल पर्वत, और 6 कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन आदि, और ये 4 नाभिगिरी पर्वत जो हेमवत, हरि, रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रों के बीच में है, इनको बोलते हैं नाभिगिरी। इस तरह से जम्बूद्वीप में 311 पर्वत हैं। इसके दुगने पर्वत वो कितने हो जाएंगे, दुगने 622, वो है धातकी खंड में। और इस 622 में फिर हम 2 और प्लस कर देंगे, 624 जो अपने ईश्वाकार पर्वत हैं, तो धातकी खंड में हो जाएंगे 624, और ऐसे ही पुष्करार्ध में भी 622, तो उसके दुगने और 2 ईश्वाकार, और मानुषोत्तर के और प्लस कर दें, वो पर्वत, ये पर्वतों की संख्या है। अब नदियों की संख्या फटाफट से। इसमें गोल कौन से हैं, इसमें ये अभी गोल और आकार अभी देखते हैं, टाइम जितना रहता है, पहले नदियों वाला कर लें। नदियां कितनी हैं? हाँ, मधुलिका जी बोलिए। 14। बस 14 ही नदियां हैं? अरे निकाला नहीं मैंने। चलिए अंकल बोलिए। 14 सहायक नदियां। अंकल बता रहे हैं? नहीं। चलिए, हाँ, चित्रा आंटी आपने निकाला? चित्रा आंटी नहीं? अरे आशा आंटी? मैंने निकाला है। नहीं, मैंने नहीं निकाला। अरे क्या बात है, टाइम नहीं मिल रहा। क्यों भाई, आप लोगों को टाइम क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा ही है। चलिए बोलिए, चमेली आंटी बोलिए। 14,000, 28,000। चमेली आंटी बोलिए। हाँ, गंगा सिंधु 14,000। केवल मूल नदियां बतानी है, उनकी सहायक नदियां नहीं बतानी है, मूल मेन नदियां बतानी है। चलिए, आपका नेट भी स्लो हो रहा है। वर्षा भाभी बोलिए। 70। वर्षा भाभी बोलिए। चमेली आंटी आप म्यूट हो जाइए, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। वर्षा भाभी बता रहे हैं? हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। 14 जम्बूद्वीप में, 28
भारतीय खंड में, और 28 केवल जम्बू द्वीप की बतानी है, केवल जम्बू द्वीप की। चलिए मीनू दी बोलिए। 12 तो विभंगा नदियाँ और 14 महानदियाँ। 14 महानदियाँ और 12 विभंगा। हाँ। कितनी हुई? चलिए पारुल बोलिए। इसमें 64 जो नदियाँ हैं विदेश क्षेत्र में, उसमें जो गंगा सिंधु वगैरह हाँ है वो भी ऐड होंगी। हाँ, तो इस तरह से टोटल 90 नदियाँ। 90 नदियाँ आ जाएंगी। बढ़िया। देखिए 12, ये 14 तो अपनी है ही, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या जो सूत्र में है, और 12 विभंगा नदियां विदेश क्षेत्र में। तो 14 और 12 ये हो गई अपनी 26। इसके अलावा जो विदेश क्षेत्र में भी तो गंगा सिंधु और रक्ता रक्तोदा 32 देश हैं, तो 32 देशों में 2-2 नदियां, तो वो 64 नदियां वो और प्लस करेंगे, तो मेन नदियां अपने पास, मूल नदियां वो हो जाएंगी 90। अब इनकी सहायक नदियां प्लस करेंगे तो वो बहुत करोड़ों में संख्या जाएगी। वो अभी छोड़ दिया था मैंने आपको करने के लिए, क्योंकि गंगा की 28,000, फिर सिंधु की गंगा की 14,000, सिंधु की 14,000, फिर ऐसे डबल करते जाओ आगे 28,000, 56,000, ऐसे प्लस करो सबको, और ये वाली, और फिर वही 64 की भी ये सारी प्लस करो, तो और विभंगा नदियों की भी सहायक नदियां हैं वो भी प्लस करो, तो वो बहुत बड़ी संख्या जाती है। पर अपने को ख्याल में होना चाहिए कि इस तरह से इनकी संख्या है। हाँ अंकल बोलिए। 84 है ये, 64 तो छोटी वाली है। 64 छोटी नहीं है, ये भी गंगा सिंधु, ये जैसी भरत क्षेत्र और अरावत क्षेत्र में है ना गंगा सिंधु, बल्कि वहाँ तो एरिया और बड़ा है, भरत क्षेत्र से भी बड़ा एरिया है, तो वो छोटी नहीं है नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ और हैं, फिर वो अलग है। नाम क्या है? उनके नाम बताए ना, गंगा सिंधु है जो उत्तर की तरफ नदियां हैं, विदेश क्षेत्र के जो उत्तर की तरफ वाले देश। मैं पहले म्यूट कर रही हूँ सबको, बहुत सारे लोग अनम्यूट हो जाते हैं बार बार में। विदेश क्षेत्र में जो सीता और सीतोदा नदी के उत्तर की तरफ वाले जितने भी देश हैं, यानी 1 नंबर से 8 नंबर तक, और इधर जाएंगे 25 से लेके और 32 तक वाले, वो सारे देशों के नदियों के नाम तो हैं गंगा सिंधु। और जो दक्षिण तरफ वाली हैं, सीता नदी के दक्षिण में और सीतोदा के दक्षिण में जो देश हैं, वहां नदियों के नाम है रक्ता और रक्तोदा। तो नाम तो वही है, गंगा सिंधु रक्ता रक्तोदा। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कितनी गंगा नदियां हैं, कितनी गंगा सिंधु कितनी है, तो वो 16 और 1 ये इधर 17, ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए प्रश्न है किसी को तो बोलिए। हाँ अनीता जी बोलिए। चमेली आंटी आपका नेट बहुत स्लो है, आपकी आवाज नहीं समझ आ पा रही है बिल्कुल भी। विभंगा नदियों की सहायक नदियां कौन सी होती हैं, ये पूछ रहे हैं? विभंगा की। हाँ विभंगा की सहायक होती हैं, बस इतना जान लीजिए। वो कितनी होती है मैंने नहीं बताया आपको, वो बहुत संख्याएं हैं सबकी अलग अलग, उनकी सहायक होती हैं। तो ये सब महानदियों में होंगी ना? 64 नदियों के नाम बताओ। 64 की तो नाम बताए ना, 32 गंगा, यानी 16 गंगा, 16 सिंधु, 16 रक्ता, 16 रक्तोदा। ये साइड और बता दो एक बार, रक्तोदा कौन सी साइड वाला? देखिए आप नक्शे में देखिए, रुकिए। हाँ मैं नक्शे रखा हुआ है साथ। ये देखिए आपने बताया था ना कि भारत के ऑपोजिट में, भारत साइड के, भारत क्षेत्र के ऑपोजिट में वो है। हाँ देखिए अब मैं बोलती हूँ, देखिए टाइम अपना हो रहा है, देख लीजिए फटाफट। ये विदेश क्षेत्र का नक्शा है अपने पास में, और इस विदेश क्षेत्र में ये 32 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 नीचे हैं, 8 इधर हैं। तो ये जो नदियां हैं, ये सीता नदी है, इस सीता नदी के उत्तर की तरफ ये 8 जो देश हैं,
इन देशों में जो नदियां हैं, इन नदियों के नाम है गंगा और सिंधु। तो ये 8 गंगा 8 सिंधु। ऐसे ही इधर पश्चिम साइड में जो सीतोदा नदी है, इस सीतोदा नदी के उत्तर की तरफ भी 8 गंगा नदियां 8 सिंधु नदियां। तो 8 और 8 इधर, तो 16 गंगा और 16 सिंधु, ऐसे 32 ये हो गई। और ये सीता नदी के दक्षिण की साइड में यहाँ क्योंकि 8 देश हैं और 8 देश में 8 रक्ता नदियां 8 रक्तोदा नदियां। ऐसे ही सीतोदा के दक्षिण साइड में 8 रक्ता नदियां 8 रक्तोदा नदियां। तो 16 रक्ता और 16 रक्तोदा, ये 32 हो गई। और 16 गंगा सिंधु, ये 32 हो गई। इस तरह से ये 64 नदियां जम्बू द्वीप में विधेय क्षेत्र में ये, और विभंगा 12 है वो अलग, और 64। अभी ऐसा भी अपन देख सकते हैं कि विधेय क्षेत्र में कितनी मूल नदियां हैं। तो 64 तो ये हो गई और 12 ये हो गई विभंगा। इस तरह से ये तो खाली उपयोग लगाने के लिए एक्सरसाइजेज हैं, अपना उपयोग इस शुभ भाव में लगा रहे। ये जो सब अपन पढ़ते हैं, कुछ लोगों को अपने को भी लगता है कि कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, लेकिन ये उपयोग लगाने के तरीके हैं और ये व्यर्थ नहीं है। इसको धर्म ध्यान के अंतर्गत रखा गया है शास्त्रों में। धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो संस्थान विचय जो धर्म ध्यान है, उसके अंतर्गत ये लोक के आकार प्रकार का, रचनाओं का ये विचार चिंतन मनन किया जाता है। इसमें उपयोग अपना लगता है। तो और बात, तो अपना दिमाग इसमें लग रहा है कितनी संख्या होगी, कैसे होगी, कहाँ आएगी नदी, तो अपन और इधर उधर की राग द्वेष की थाली मारी इन बातों से बच जाएंगे। तो उपयोग इसमें लगा रहेगा। तो ये भी एक प्रकार का शुभ भाव और धर्म ध्यान, और इसमें अगर विचार आ जाए अपने को, चिंतन मनन हम करें, मनुष्य भाव की दुर्लभता ख्याल में लें, तो हमारे को सम्यक दर्शन भी प्राप्त इससे हो सकता है। इसलिए ऐसा कुछ व्यर्थ नहीं है। रश्मि जी बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। 14 तो महानदियां हो गई और 12 विभंगा नदियां हो गई और 16 गंगा सिंधु रक्ता रक्तोदा हो गई। 64 हो गई टोटल। हाँ, तो ठीक है ना ये? हाँ। अंकल आपको पूछना है कुछ? भाभी मेरी आवाज आ रही थी क्या जब मैं बोली? हाँ, वो थोड़ी आ रही थी, बराबर आ रही थी। ठीक, चलिए अभी टाइम अपना हो गया है, यहीं पूरा करते हैं। हाँ बोलिए, शशि जी बोलिए। एक मिनट रुकिए, शशि जी बोलिए। आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। मूल नदियां 14 बोलेंगे। एक मिनट ज्योति जी आप रुकिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका वो कुछ आउटगोइंग वॉल्यूम कुछ बढ़ाइए, शायद नहीं आ रही आपकी आवाज। चलिए ज्योति जी बोलिए। नहीं कुछ नहीं, बोलना सीख रही थी। मतलब हम ऐसे बोलेंगे 14 मूल नदियां, 12 विभंगा नदियां, 14 महानदियां। 14 को बोलते हैं महानदियां, 12 विभंगा, और विधेय क्षेत्र की भी 14 64 महानदियां। तो महानदी। हाँ, ऐसे करके 90 ये मूल नदियां, इनको बोलेंगे मूल नदियां 90। चलिए जिनवाणी, हाँ पारुल बोलिए। भाभी ये विश्वाचल तो पर्वत के समान है, तो इसको कैसे लिखेंगे? गोल लिखेंगे या पर्वत के समान? पर्वत के समान ही तिकोना बोलेंगे। और सुमेरु को? सुमेरु गोलाकार, गोल है, राउंड में है, मेन उसका वो जो राउंड में ही है ना पूरा, इसलिए गोलाकार। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। प्रायद्वीप में मानसोत्तर पर्वत नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा, प्रायद्वीप में ही गिना जाएगा। 624 से ज्यादा हो जाएंगे फिर पुष्कराल में तो 624 624 तो केवल धात की खंड के कहे थे। पर्वत ये जिनालय नहीं है। जिनालय तो अपन ने निकाले, वो अलग है। हर पर्वतों पे हाँ पर्वत ही है। एक बात पूछो। हाँ बोलिए आंटी। वो जो गंगा सिंधु क्षेत्र में निकल रही है, वो तो उस नील
पर्वत के कुंड से निकल रही है ना, हाँ तो वो भी इतने ही बड़े हैं जैसे इतने ये वाले हाँ हिमाचल वाले सरोवर है वो है। उनसे भी बड़े बड़े। वो पर्वत कितना बड़ा है, ये पर्वत बहुत बड़ा है। 4 मतलब जो इसका फैलाव है ना, हिमवन पर्वत का है 1052 समथिंग, और फिर वो बढ़ते जा रहे हैं ना वहां तक जाके पर्वतों का भी। मेरे को ये सरोवरों की रचना भी वैसी है कि जैसी ये मेन नदियों की सरोवरों की। नहीं, वो सरोवर शेप में नहीं है, वो कुंड, इसीलिए उसको कुंड कहा है। वो कुंड शेप में है। कुंड मतलब नहीं, कमल वगैरह का ऐसा वर्णन नहीं आता, होंगे लेकिन अलग से कुछ, क्योंकि कुंड है तो कुछ ना उसमें सब होंगी अकृत्रिम रचनाओं में, ऐसे खाली तो है नहीं, लेकिन विशेष वर्णन उसका नहीं पढ़ने में आता। पर सरोवर है वो तो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, और ये कुंड है वो गोल है, इसलिए उनको कुंड कहा।